हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मणिकांत सर के नेतृत्व में जो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया था और हमारा एक बैच अब 1 साल हो गया, ख़त्म होने वाला है। और इस प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं, मैं पॉलिटी और आईआर के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। वो बिल्कुल ऐसे प्रश्न आए हैं जिसकी आकांक्षा, उम्मीदें हम लोगों को थी। अब पॉलिटी की अगर मैं पहले बात करूं तो ये पिछले वर्ष की तुलना में इस साल के प्रश्न थोड़े आसान आए हैं। आसान कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई विद्यार्थी बेसिक नोट्स पढ़ के आया होगा या क्लास नोट्स का रिवीजन करके आया होगा तो उसको 15-16 क्वेश्चन जो सिर्फ पॉलिटी गवर्नेंस के हैं उसमें से 13 क्वेश्चन तो आराम से बन गए होंगे। इससे कम एक्यूरेसी होना, यानी कि 90% से कम एक्यूरेसी होना इस साल के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए उचित नहीं माना जाएगा। हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके लेंगे, मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा। और ये चूँकि प्रश्न आसान है, मैं आपको एक बेसिक तर्क बताऊंगा जो प्रश्न में ही निहित है। द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी देयर विद इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आप लोगों को वो लॉजिक समझने की कोशिश करनी है कि आप में से किसी का उत्तर गलत हुआ है तो ये ज़रूर देखना है कि जो तर्क से हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न, वो तर्क आपके दिमाग में क्यों नहीं आया। ठीक है, तो चलिए, आपके पास भी थोड़ा समय की कमी होगा क्योंकि आपको उत्सुकता होगी कि हमारा पहले प्रश्न का उत्तर बताइए। तो हम लोग पहले प्रश्न शुरू करते हैं। हम यहाँ पे सेट डी ले रहे हैं। प्रश्न में बताऊँगा, प्रश्न पढ़ के भी बताऊँगा, ताकि अगर आपका कोई ए, बी या सी सेट हो तो उस प्रश्न को संख्या तो बदल जाएगी, नंबरिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। तो चलिए, सेट डी का पहला क्वेश्चन मैं मोबाइल से ही इसको पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। और क्वेश्चंस मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, सेट डी का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बड़े ही आसान सवाल है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत का राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति दी गई है। आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 72 में लिखा है पार्डनिंग पावर। तो क्या राष्ट्रपति जब किसी को क्षमा करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन थोड़ा या ज़्यादा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब ये आपको सोच के बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल है। ऐसा कोई संविधान का हिस्सा हो ही नहीं सकता जिसके ऊपर न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया विल नॉट बी पॉसिबल। अर्थात क्षमादान की शक्ति हो या ऐसी कोई भी शक्ति हो किसी भी देश की संस्था की, इवन प्रेसिडेंट की, उस पे सर्वोच्च न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में हमेशा ही पुनर्विलोकन की शक्ति होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार के सलाह के बिना भी कर सकता है। अब ये गलत बात है। आप जानते हैं कि हमने एक चीज़ तय किया था, बहुत मैंने 10 बार आपको क्लास में बताया है, ऐसे भी आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति लगभग अपने 99.99% कार्य, जिसमें राष्ट्रपति शासन हो, क्षमादान की शक्ति हो, ये सभी चीज़ें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पे ही प्रयोग करेगा। और अगर बिना सुझाव के राष्ट्रपति ने क्षमा किया तो ये एक आधार है जिसके आधार पे न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो पुनर्विलोकन तो होगा, जो पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसमें क्या है कि पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, और कौन सा सही है, क्या हो गया, ये सही हमारा हो गया सिर्फ कथन नंबर 1, ठीक है, और ओनली 1, ठीक है। तो 2 ओनली सही है, तो 2 ओनली में हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है। नहीं, सिर्फ 1 सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर आ गया ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर इज ए। सेट डी पहला क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अच्छा, सोर्स क्या है, कहाँ से आया है सर क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में आता है तो यार सोर्स बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पेपर देख लिया है तो बहुत सिंपल, सीधे सीधे भारतीय संविधान से 13 के 13 कॉन्सेप्चुअल सवाल आए हैं। 3 सवाल ऐसे हम लोग मान सकते हैं जो कि फैक्चुअल है, उसको करंट अफेयर्स नहीं कहेंगे, वो ऑल एंड सन्ड्री नॉलेज है। तो या तो सुभाष कश्यप की आवर पार्लियामेंट, और या सीधे सीधे संविधान की अगर कोई अच्छी किताब या क्लास नोट्स जो हम लोगों ने बनाया है वहाँ से आपने किया है, तो ये काम आपका पूरा हो गया होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 3 कथन दिए हैं, 3 कथन में ये बताना है कौन कौन सा सही है। पहला कथन मैं पढ़ता हूं, लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा से पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद को नहीं छोड़ेगा। ये तो हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद एक कंटिन्यूअस पोस्ट है, प्रेसिडेंट का पोस्ट भी कंटिन्यूअस पोस्ट है। एंड द स्पीकर शैल नॉट रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया सही। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देगा। अब हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है और लोकसभा से ऐसी कोई उम्मीद लीगली नहीं की जाती है कि ऐसा वो करेगा। तो संविधान में तो ऐसा इस्तीफा दे देगा, ये जो जोड़ दे के स्टेटमेंट लिखा गया है वो हो गया गलत। अब 10वीं अनुसूची में स्पीकर के बारे में एक बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है? अगर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद को ग्रहण करने के बाद अपने पद की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यदि वो लोग अपने पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो जब तक वो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहते हैं तब तक उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि वो लोग चाहे तो दे सकते हैं। अब स्टेटमेंट क्या था कि भारत के संविधान में लिखा गया है कि अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर तुरंत त्यागपत्र देगा। ये हो गया गलत, ऐसे नहीं होता है। तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है, तो पहला सही था, दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा हटाइए सारे आंसर्स में जाके। ठीक है, तो या तो हमारा आंसर होगा सी, सीधे सीधे आंसर है, क्योंकि दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, तो तीसरा अपने आप सही होगा। पढ़ के देख लेते हैं। अब ये लॉजिक है, अगर एग्जाम आप लगा रहे थे तो आपको तीसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ऊपर के 2 ऑप्शन पढ़ के ही हमको उत्तर मिल चुका है। अब चलिए तीसरा पढ़ के देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हटाया जा सकता है, लेकिन कम से कम 14 दिन की सूचना उनको देनी पड़ेगी। ये एक बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन है। जब बच्चा पहली बार पॉलिटी की क्लास में आता है तो ये चीज़ सीख लेता है कि किसी को भी उसके पोस्ट से बर्खास्त करना है, किसी को भी, याद रखना, किसी को भी, फर्क नहीं पड़ता है कौन, उसको हटाने से पहले 14 दिन पहले उसको बताना ही पड़ेगा कि बेटा तुमको हटा रहे हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल्सो स्पीकर। So therefore 14 days prior notice will be necessary if we want to initiate the motion for removal of speaker and deputy speaker. तो 14 दिन वाला हो गया, तो 1 और 3 हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 28 पे। कथन और कारण है। ठीक है, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग जानते हैं। AR वाला क्वेश्चन है, पहले आता था, फिर से इस बार UPSC ने दे दिया है AR वाला। अब देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट में पढ़ता हूं और स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुन के बताना है सही है कि गलत है। स्टेटमेंट है, भारत में राज्य सरकारों के पास, ठीक है, जो सूक्ष्म खनिज हैं, माइक्रो मिनरल्स होते हैं। अब माइक्रो मिनरल्स के देखो, लोहा, कॉपर, ये सब तो मिनरल्स हो गए, सूक्ष्म खनिज भी होते हैं। तो जो माइक्रो मिनरल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होते तो बहुत कम है, बट उनके बिना एक कंप्यूटर नहीं बन सकता। तो इसलिए माइक्रो जो माइंस हैं, मिनरल्स हैं, उनके ऊपर राज्य सरकारों को पावर है कि नहीं है, इसी बात पे क्वेश्चन है। अब मैं फिर से पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि भारत में राज्य सरकार के पास, अब जब भी राज्य सरकार की बात आती है प्रश्न में या किताब में, तो आपको क्या सोच लेना है? मुख्यमंत्री। तो क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के माइक्रो मिनरल्स, गौड़ खनिजों के लिए क्या नया नियम बना सकता है? क्या उसको माइनिंग का राइट दे सकता है? क्या उसके लिए उपयोग कर सकता है? उत्तर होगा नहीं। क्यों उत्तर होगा नहीं? क्योंकि प्लीज़ आप समझिए, खनिज एज अ टॉपिक आता तो राज्य सूची के विषय में है, लेकिन साफ साफ हमारे संघ सूची में लिखा हुआ है उन खनिजों को छोड़कर जिन खानों या खनिजों के ऊपर संसद ने कोई अधिनियम बना दिया हो। अब खनिजों को रेगुलेट करने के लिए अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ है तो वो लागू होगा
राज्य के मुख्यमंत्री या विधानसभा की शक्तियां वहां से हट जाएंगी। तो पहला स्टेटमेंट हो गया कहीं ना कहीं हम लोगों का गलत। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत। तो देखो आंसर है इसका डी, कथन एक सही नहीं है, क्योंकि अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं है। यही यूपीएससी का ट्रिक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले दोनों पढ़ लेंगे फिर ABCD चेक करेंगे तो आप 100 क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। मुझे पहले ही स्टेटमेंट से आंसर पता चल गया, मैंने पढ़ा पहला, सीधे गया आंसर डी, काम खत्म, हमें दूसरा पढ़ना नहीं है। आंसर है डी, क्योंकि फर्स्ट कथन ही हो गया गलत। अब असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकते, तो दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो डी, पहला गलत दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर ये था 28। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सेट डी की बात हो रही है, भूलना नहीं है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फिर से वही कुछ दिया हुआ है, आपको सोच के बताना है सही है कि गलत है। क्या दिया हुआ है? अध्यादेश। अध्यादेश कौन निकालता है? मान लेते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। तो अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। सेंट्रल लॉ को क्या अध्यादेश से बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि अध्यादेश का मतलब ही होता है कानून। अध्यादेश जब कानून बना सकता है तो अध्यादेश कानून बदल भी सकता है। तो टेक्निकली, लीगली पहले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। दूसरा, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, कम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि लॉ कर सकता है और ऑर्डिनेंस लॉ बना सकता है, तो वहां भी हो सकता है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, क्या कोई अध्यादेश बैक डेट से लागू होगा? जैसे अध्यादेश पास हुआ, सपोज करिए 25 मई 2025 की शाम को 5 बजे भारत के राष्ट्रपति ने अध्यादेश निकाला, तो क्या उस अध्यादेश में ऐसा लिखा जा सकता है कि ये वाला नियम 25 मई 2024 से लागू होगा? हाँ, बिल्कुल। सिविल लॉ, अगर अध्यादेश आपराधिक कानूनों से संबंधित नहीं है, क्रिमिनल लॉ नहीं है, सिविल लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, फैमिली लॉ है, तो अध्यादेश के कानून बैक डेट से भी लागू हो सकते हैं। तो इसमें अब तीनों सवाल स्टेटमेंट सही हो गए, और तीनों सही होने का ऑप्शन है डी, 1, 2 एंड 3। चलिए अगला है फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अरुणाचल प्रदेश, 3 स्टेट के नाम दिए हैं, नागालैंड और त्रिपुरा। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक एक लाइन का। नागालैंड के बारे में एक लाइन लिखा गया है, अरुणाचल के बारे में एक लाइन लिखा गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, निश्चित रूप से किसी किताब का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप आर्टिकल 371 ABCDEFGH पढ़ेंगे या इंडिया ईयर बुक के स्टेट्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, इंडिया ईयर बुक नेचुरली हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना उसकी ज़रूरत है। जब आप एडवांस तैयारी में चले जाते हैं तो आपको इंडिया ईयर बुक पढ़ने को कहा जाता है। इंडिया ईयर बुक से क्वेश्चन आया है और इसके तीनों उत्तर सही हैं, यानी कि अरुणाचल के बारे में जो लिखा गया है वो भी सही है, नागालैंड वाला भी सही है और त्रिपुरा वाला भी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32, क्वेश्चन नंबर 32, सेट डी। मैं हर प्रश्न के साथ उसका सोर्स भी बता रहा हूँ। मैंने जनरल सोर्स आपको बता दिया है कि इस बार के क्वेश्चंस को करने के लिए क्लास नोट्स अगर था, आपने उसको पढ़ा होगा तो किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अगर किताब की बात है तो संविधान की जो मूल प्रति होती है, बाईलैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस सुभाष कश्यप की भारतीय संसद। एक आध क्वेश्चन जैसे मैंने बोला इंडिया ईयर बुक से पिछला क्वेश्चन आया था। अब अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, कई बार पहले भी पूछ चुका है। 3 संस्थाओं के नाम दिया गया है और पूछा गया है बताइए कौन सी वाली संविधान में है। तो पहला है इंटर स्टेट काउंसिल, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और तीसरा है जोनल काउंसिल्स। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, वो तो आएगा ही नहीं। दूसरा है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, यही बस दिया है आर्टिकल 263 में। तो 263 में सिर्फ एक ही हुआ, तो उत्तर हुआ कितने? 3 में से दिए गए हैं, तो 3 में से एक ही दिया गया है संविधान में, इसलिए ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है केवल एक। तो केवल एक लिखा हुआ है तो वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब 34 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34।
निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करिए। आपसे कुछ बात बोली जाएगी, आपको पढ़ के बताना है सही है कि गलत है। पहला लाइन में पढ़ता हूं। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया, आप देखिए आधा लाइन पे ही मुझे क्वेश्चन का आगे का पता चलने लगा। क्या लिख रहा है? स्पष्ट रूप से लिखा गया है, घोषित रूप से लिखा गया है, छिपा हुआ नहीं है, साफ साफ लिखा गया है। ये बोल रहा है, क्या लिखा गया है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है, कि कुछ बातों में गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशन, जो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो आपने अगर सामान्य पढ़ाई भी की होगी तो ये जानते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने आप, अब दूसरा क्या है, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को भले ही वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अब ये क्वेश्चन है आर्टिकल 200 से। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो बातें लिखी हैं कि जब विधानसभा कोई बिल पास करती है तो राज्यपाल के पास साइन के लिए भेजेगी। राज्यपाल या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, और या तो उस बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर लेगा। यहाँ दिया हुआ है कि अगर राज्यपाल आरक्षित नहीं भी करता है तो राष्ट्रपति खुद ही आरक्षित कर लेगा। ऐसा भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। नो वेयर इट इज रिटन, नो वेयर इट इज रिटन। ठीक है, तो ऐसा को तो पहला वाला स्टेटमेंट राज्यपाल वाला सही है, दूसरा गलत है, केवल एक आंसर ए हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग चलते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच करना है। 3 पेयर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कितने पेयर मैच हो रहे हैं, लेफ्ट राइट वाले कितने मैच हो रहे हैं। तीनों सही हैं। क्यों सही है देखिए, तीसरा मैं पहले पढ़ता हूँ। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जॉब बाल श्रम कहा जाएगा, नौकरी करते हैं तो, और ये मूल अधिकार में दिया गया है। आप जानते हैं आर्टिकल 24 है, तो बिल्कुल ठीक बात हो गई। हमारी सामाजिक संस्कृति की वृद्धि, कंपोजिट कल्चर फंडामेंटल ड्यूटी में है तो मूल कर्तव्य आ गया। और आर्टिकल 50 में दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो वो बातें आ गई हैं यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसका उत्तर हो गया सभी 3, आंसर होगा सी। आसान प्रश्न है। अगर आपने गलतियां की हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई की ये गलती नहीं है, ये सोचने के तरीके में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और सोचने का तरीका बदलना होगा, तभी अगले साल भी शायद ठीक हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सेट डी है। हिंदी में पढ़ता हूं मैं, क्या लिखा है। 5वीं अनुसूची के बारे में, 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ दिया गया है, 2 स्टेटमेंट, और पढ़ के बताना है गलत है कि सही है। पहला देखिए, शेड्यूल्ड एरिया जो 5th शेड्यूल में होता है, वहां राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका की शक्ति खो देती है, ऐसा नहीं होता है। वहां ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है और राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते समय उस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सुझाव लेती है, जिसको मानना लगभग बाध्यकारी होता है। लगभग कह रहा हूं मैं। तो राज्य सरकार की कार्यपालिका की शक्तियां समाप्त होती हैं, ये गलत है, तो पहला हो गया गलत। और दूसरा है कि केंद्र सरकार किसी स्पेशल कंडीशन में राज्यपाल के कहने से 5th शेड्यूल एरिया अपने नियंत्रण में प्रशासनिक रूप से ले सकती है। अगर आप ये नहीं भी जानते थे कि सही या गलत है, तो इस स्टेटमेंट में अपने आप कोई ऐसी असंवैधानिकता नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के कहने से राष्ट्रपति कई परिस्थितियों में प्रशासन अपने आप पास ले लेता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन भी शामिल है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या है। तो अब देखिए इसका उत्तर कितना सही है, बी, यानी कि केवल 2 सही है, पहला हमारा आंसर गलत हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 फैक्चुअल क्वेश्चन है टोटल। कहाँ से आया है? इंडिया ईयर बुक।
इस कहानी का सोर्स इंडिया ईयर बुक में मिलेगा। डी, कोई सही नहीं दिया है। लेफ्ट साइड में जो लिखा है और राइट साइड में जो लिखा है, उन दोनों में से कोई भी पेयर सही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सही नहीं है, आंसर हो गया डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है राज्यपाल के पद की शर्तें, कंडीशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर इन तीनों का अमेंडमेंट किया जाए तो इन तीनों में से किन किन अमेंडमेंट के लिए आधे से अधिक राज्य की विधानसभाओं की भी जरूरत पड़ने वाली है। अब इसमें तीसरा आप जानते हैं कि राज्यपाल के पद की शर्तें, कौन राज्यपाल बनेगा, कैसे हटेगा, ये निश्चित रूप से उस तरीके की चीजों में अपेरेंटली नहीं आता है। अब देखिए पद की शर्तों में क्या है, जैसे में अभी कैसे राज्यपाल हटता है, राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा देता है। अगर हमने संशोधन कर दिया और लिख दिया कि राष्ट्रपति 5 साल से पहले कभी भी राज्यपाल को नहीं हटाएगा, तो ये पद की शर्तें ही नहीं है, राज्यपाल की शक्तियों में अपने आप वृद्धि कर देता है। तो इसका जो उत्तर है, अब बाकी 7वीं अनुसूची तो बड़ी चीज है ही है, तो उसमें तो आधे राज्य आएंगे ही। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा तो दूसरे राज्यों में घुस जाएगा शायद, या अन्य फंक्शंस में केंद्र के घुस जाएगा, तो वो भी दिक्कत वाली चीज है। और तीसरा, पद की शर्तें बदलने से भी राज्यपाल की शक्तियों में, उसके महत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो नहीं कर सकते। जैसे एक ही राज्यपाल को या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या हो गया, इससे आंसर है डी, 1, 2 और 3। इसमें तीनों आंसर हमारे शामिल होने वाले हैं, तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, फिर से 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको पढ़ के बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, देखते हैं। पहला दिया है, किसी राज्य का राज्यपाल, अब देखिए राज्यपाल से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग करते समय किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो उसके जॉब का प्रोटेक्शन है भाई, प्रेसिडेंट और गवर्नर का। दूसरा, राज्यपाल के विरुद्ध उसके पोस्ट के दौरान कोई क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल FIR नहीं होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, किसी भी MLA या MP को विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर कुछ बोलने के लिए कभी भी किसी न्यायालय में गवाह सबूत के लिए पेश नहीं किया जा सकता। ये तो ऑब्वियसली आर्टिकल 105, 193 में, हमने 94 में पढ़ा है। तो बिल्कुल ठीक है, इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 38, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप में से किसी ने गलत किया है तो आई थिंक चिंता का विषय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्लॉक लेवल पंचायत सभी राज्यों में विद्यमान है। पंचायत 3 लेवल पर होती है, गांव, जिला और बीच में ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल पंचायत पे क्वेश्चन आया है कि ब्लॉक लेवल पंचायत भारत के सभी 28 राज्यों में होती है। आंसर है गलत। आप जानते हैं ब्लॉक लेवल पंचायत वहीं होती है जहां जनसंख्या ज़्यादा हो। जहां छोटे राज्य हैं वहां पे ब्लॉक लेवल पंचायत नहीं होता है, ऐसा संविधान में दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अगर मैं सीधे लॉजिक पे जाके इसको लगा दूं और पहला स्टेटमेंट गलत है, वहाँ से 1, 1, 1 हटा दूं, तो आप देख ही रहे हैं क्या आंसर बचेगा। ठीक है, तो सभी राज्यों में विद्यमान होना संभव है ही नहीं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सा सही नहीं है। तो और दूसरे में लिखा है कि ब्लॉक लेवल का पंचायत सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए, जबकि गलत है। 21 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति पंचायत या नगरपालिका का सदस्य बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि मुख्यमंत्री एक ऐसा कमीशन बनाता है, तीसरा स्टेटमेंट, जो
ब्लॉक लेवल पंचायतों का फाइनेंस बांटने के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है। अगर हम राज्य वित्त आयोग की भी बात करते हैं और मानते हैं कि यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनाता, उसको राज्यपाल बनाता है। तो प्रॉब्लम वहाँ है ही नहीं है, प्रॉब्लम है मुख्यमंत्री में। अगर यहाँ राज्यपाल दिया गया होता तो शायद हम सही मान लेते। तो इसलिए क्या हो गया, तीनों इसके जो स्टेटमेंट हैं वो हो रहे हैं गलत। ठीक है, तो तीनों गलत हो गया। तो आंसर हो गया 1, 2 और 3 डी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 लोकपाल के बारे में आया है। ठीक है, अब लॉजिकली सोचेंगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं जानता हूं ये कोई पढ़ के नहीं गया है, संभव नहीं है पढ़ पाना। लोकपाल की शक्ति भारत में नौकरी करने वाले लोगों के खिलाफ होती है, लेकिन जो भारतीय सरकार के कर्मचारी विदेश में काम कर रहे हैं उन पे लागू नहीं होती। ये संभव नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ 14 का वायलेशन हो जाएगा। If you are government employee, public servant posted outside India, you will be under jurisdiction of the लोकपाल। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो पहला ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया। पहला हटाइए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए। दूसरा मैं पढ़ता हूँ, संसद का कोई भी एमपी और एमएलए, विधानसभा में एमएलए होता है, या कोई भी मंत्री लोकपाल का मेंबर नहीं होगा, सदस्य अध्यक्ष नहीं होगा, और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पद पे हो या रिटायर हो गया हो, यही इसका अध्यक्ष बन सकता है। ये भी गलत है। ठीक है, कौन कौन सा सही नहीं है? तो एक्चुअली इसके चारों स्टेटमेंट में से, अब देखिए तीसरा क्यों गलत है, 45 साल की उम्र होनी चाहिए। इतना उम्र कहीं दिया नहीं जाता है। ये लिखा रहता है कि 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये नहीं लिखा होता है कि 45 वर्ष का आयु होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता, ये गलत है। वी नो वेरी वेल पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसी लोकपाल। हाँ, उसके लिए कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच नहीं कर सकता है। वो कर सकता है, यहाँ पे लिखा है नहीं कर सकता, इसलिए भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 सेट डी के चारों ऑप्शन गलत हो रहे हैं। आसान नहीं मानूंगा मैं इस प्रश्न को, बहुत टफ तो नहीं कहेंगे, बट निश्चित रूप से ये प्रश्न आसान नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार करिए। ठीक है, 3 संगठनों के नाम दिए गए हैं, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय। इनके 3 ब्रांचेस दिए गए हैं, और ये लोग क्या क्या करते हैं, निश्चित रूप से टफ क्वेश्चन आएगा। इसमें इसको हम मानेंगे। इसका सही उत्तर है बी। बी होता है केवल 2, यानी कि 3 में से 2 पेयर सही है और 1 पेयर सही नहीं है। पॉलिटी के क्वेश्चंस हमने देखा। अब हम लोग आईआर के क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लगातार इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। पिछले 10-15 वर्षों में भारत की विदेश नीति सक्रिय मानी गई है और भारत ने विश्व राजनीति में अपने महत्व को बढ़ाया है। वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम पे मोदी डॉक्ट्रिन भी निकला है। अब कहने का अर्थ ये हो रहा है कि यूपीएससी ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पीटी में पहले आईआर लगभग 0 होता था, लेकिन यूपीएससी ने पीटी में भी आईआर के प्रश्नों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है और इस बार भी पिछले साल से अधिक प्रश्न दिए गए। तो देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। सेट डी की हम लोग बात कर रहे हैं। सेट डी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो पहला है वो है बिम्स्टेक से संबंधित क्वेश्चन नंबर 42। बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, 1997 में बना था। नेपाल और भूटान उसमें बाद में आए थे। भारत जैसे सभी सदस्यों को एक एक एरिया दिया गया है कि यार तुम इस पे सबके साथ दोस्ती करो। किसी को आईटी, किसी को टूरिज़्म, किसी को नेशनल सिक्योरिटी, किसी को एंटी टेररिज्म, ऐसी चीज़ें दी गई हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यह जनवरी 25, 2025 तक 7 देश इसमें थे। ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है 1999 में ये बना है, ये गलत हो गया, ये बना 97 में है। तीसरा है बांग्लादेश, भारत और नेपाल इसके ओरिजिनल मेंबर है। नेपाल यहाँ गलत है, नेपाल भूटान बाद में आए हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया।
और बिम्स्टेक में पर्यटन इंडिया को मिला है, हम लोग को सिक्योरिटी मिला है, रीजनल सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें, पर्यटन हमारे पास नहीं है, वो थाईलैंड के देखना है। तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी गलत है। आंसर हो गया डी, केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 फैक्चुअल क्वेश्चन है टोटल। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब हुआ? जिसको आता है वो सीधे करेगा, और अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो छोड़ देना चाहिए था। टोटल फैक्चुअल क्वेश्चंस में गेस नहीं किए जाते। वैसे इसका सही उत्तर है डी। जितने भी लेफ्ट साइड कॉम्बिनेशन दिया है चारों के चारों सही है। ठीक है, इस बार डी उत्तर ज़्यादा सही यूपीएससी ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रिक्स से संबंधित। ये भी दूसरा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में, ठीक है, रूस की अध्यक्षता में हुआ है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। चलिए, रूस की अध्यक्षता में हुआ है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। तीसरा है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक का विकास न्यायपूर्ण रहे और सुरक्षा के लिए मल्टीकल्चरलिज्म को बढ़ावा देने की बात है। इस चीज़ को हमने इसको किया है। आंसर है 1 और 2। तीसरा इसमें गलत है क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म इसमें नहीं है और जस्ट ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करना ब्रिक्स के एजेंडे में नहीं आता। रूस, चीन, आप जानते हैं कि इस चक्र में नहीं पड़ना चाहते मल्टीकल्चरलिज्म वाले। तो हमारा 1 और 2 सही हो गया। ए, तीसरा स्टेटमेंट मल्टीकल्चरलिज्म के चलते गलत हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग ओवरऑल इस वर्ष के प्रश्नों पे बात करें, फिर से मैं एक चीज़ रिपीट करूं, मेरा अपना मानना है कि पिछले वर्ष की तुलना में मेरिट ज़्यादा जानी चाहिए। कम से कम 5 क्वेश्चन अधिक, तो 50 से 51 क्वेश्चन के आसपास अगर नेट आपका सही है तो चांसेस होगा कि पीटी आपका क्लियर हो जाए और आप मेंस दे। और जिन लोगों का किसी कारण से प्रश्न नहीं हो पाए या रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। हमें ये सीखना होता है कि क्वेश्चन गलत क्यों हुए। क्वेश्चन तो है बहुत आसान, आप वहाँ सोच नहीं पाए कि कैसे इसको लगाना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द क्लास। थैंक यू।